यशोदा का बैर स्वाभाविक ही था। अपने से स्नेह में भागीदारी किसे भली लगती है। उस पर भी हम पति पत्नी का झिल्ली के प्रति वात्सल्य पूर्ण प्रेम यशोदा को खल जाता था। झिल्ली को सोफे के हत्थे पर पैर पसारे टीवी देखते देख यशोदा को खून खौल जाता। क्यों रे, लड़की जात ऐसे पैर फैलाकर बैठती है क्या? घर संभालने की उम्र में दीदी के राज में बच्ची बनी बैठी है। उसके आक्रोश में तमीज सिखाना कम और वैमनस्य अधिक झलकता। मेरे लिए आज भी यह शोध का विषय है कि एक दिन में लगातार 5 फिल्में देख लेने का हुनर सभी ग्रामीणों में होता है या यह योग्यता सिर्फ मेरी झिल्ली में ही थी। खाने की थाली पकड़े टीवी देखती हुई जोर जोर से हंसती जाती। कितनी बार इस बेहूदगी के लिए मुझसे डांट भी खाती। क्यों झिल्ली, इतनी जोर जोर से हंसते हैं? पूरी कॉलोनी सुन रही होगी तेरी राक्षसी अट्टहास। मेरे गुस्से से वो हमेशा बेअसर रहती। डांट सुनकर चुप रहने की जगह हंसते हंसते हाँफ जाती। आंटी आप भी दाओ ना, देखो तो हीरो सबकी कितनी पिटाई कर रहा है। वो उसका बाप हीरोइन को कमरे में बंद कर दिया तो हीरो खिड़की से चढ़ा। कई बार सुबह से चलती टीवी की आवाज़ से मेरा पारा चढ़ जाता। झिल्ली अब बस बंद कर, ला दो तेरी इंग्लिश कॉपी। 3-4 माह मेरे पास गुजार लेने पर बीच बीच में 15 दिन के लिए उसे गांव जाना पड़ता। कुछ दिन गांव में जाकर फिर से स्कूल खेत चूल्हा अकेली संभालती। गांव पहुंचते ही खाने की कमी और काम की अधिकता से सप्ताह भर बाद ही वो अक्सर बीमार पड़ जाती। कितनी बार उसके पिता उसे गांव ले जाकर मेरे पास अधमरा बीमार कुपोषित छोड़ गए। गांव में पौष्टिकता के अभाव में कमज़ोर धसी आंखें लिए लड़की सूख कर कांटा हो जाती थी। एक बार तो चौकीदार ने जब उसे मेरे पास छोड़ा तो झिल्ली से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। पीलिया अपने चरम पर था। पास पड़ोस के शुभचिंतकों ने मुझे आगाह किया, जब तक तुम इन लोगों के लिए अच्छा कर रही हो तब तक ठीक है। इस बीमार लड़की का इलाज करवा रही हो, कल को इलाज के दौरान कुछ अनिष्ट हो जाए तो ये लोग चढ़ बैठेंगे। इन लोगों को पैसे झटकने का मौका चाहिए। फिर वही ये लोग, मनुष्य जाति से इतर एक जाति। 2-4 महीने मेरे पास रहकर झिल्ली प्रायः थोड़ी भरी भरी लगने लगती। यशोदा और झिल्ली में हमेशा एक शीत युद्ध का तनाव बना रहता। लैपटॉप पर काम करते हुए मुझे कई बार यशोदा के ताने सुनाई दे जाते। क्यों रे, यहाँ आकर शैम्पू में बाल धोती है, वहाँ तो मैदान में जाकर भी मिट्टी में हाथ घस के धोती होगी। कल ले 4 दिन के जलवे इनके घर में, लेकिन शहर में रहना है ना तो मेरे जैसे कि 4 घर का काम पकड़ना होगा। मेरा सब्र जवाब दे जाता। यशोदा क्या हो रहा है, ये क्या बोल रही है? उसके कुछ बोलने से पहले ही झिल्ली बीच में आ जाती। कुछ नहीं आंटी, ऐसे ही मजाक चल रहा है। अपनी ज़मीन से दूर हम जुबा साथीदार को झिल्ली किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। बहस में मेरे हस्तक्षेप से उसमें दुराव बढ़ने की पूरी संभावना थी। उन 7 सालों में स्नेह और विश्वास का अटूट रिश्ता बन गया। उड़ीसा के बोलांगीर जिले के छोटे से गांव की उस छोकरी से झिल्ली की निर्दोष आंचलिक खिलखिलाहट में एक अजीब सी कशिश थी। उसके गांव जाने की तारीख के हफ्ता भर पहले से ही मुझे घबराहट सी होने लगती। अगले सोमवार इस वक्त झिल्ली जा चुकी होगी यह सोचकर मन भारी हो जाता था। झिल्ली, कान्हा और जूलू अपनी मस्ती के चरम पर मुंबईया शैली की हिंदी में अपुन तपुन बीड़ू में बातें करते। एक दिन मैंने पूछा, झिल्ली तुझे गांव कब जाना है? इठला के आंखें मटकाती हाथ हवा में घुमाकर बोलती, अब अपुन को एसी में सोने की आदत है, मैं गांव न जा सकूँ रे बाबा। अब अपुन अपनी शादी में ही अपने गांव जाएगा। फिर हंसते हंसते संजीदा हो कहती, हमारे उधर शादी करके कौन से मेरे दिन बदलेंगे आंटी। वही सुबह मुंह अंधेरे में उठकर गांव के बाहर लोटा पकड़े निकलो, तालाब में नहाने जाओ, वहाँ से कपड़े धोकर सर पर रखकर वापस घर लाओ, फिर कुएं से पानी पीने का जल भरने जाओ, अनाज फटको, लकड़ियाँ बीनकर लाओ, चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, दोपहर में खेत में मेहनत करो, मवेशियों को चारा दो, घर आंगन गोबर से लीपो बुहारो और खाने के लिए सिर्फ मोटा चावल और सिलबट्टे की चटनी। आंटी हमारे उधर के पति अच्छे हों या बुरे, अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए बीवी को मारते ही हैं। बहुत अच्छा पति मिल जाए तो दूसरे गांव में लगने वाले शनिचरी बाजार में जाने के लिए कभी कभार 50 रुपये पकड़ा देते हैं।
जिनमें से 40 रुपये तक की टिकली, रिबन, कान की चूड़ियों में खर्च हो जाते हैं और बचे 10 रुपये के समोसे खा लो। मेरी शहरी जिंदगी और झिल्ली के ग्रामीण दारूण्यता में दो दुनिया के अंतर को देख मेरे भीतर मची उथल पुथल को झिल्ली की पारखी आंखें समझ जाती थीं। अपार प्रेम में भावुक होकर कहती, आंटी, आपके साथ बीतने वाले दिन मेरे लिए सपने जैसे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से जानती थी कि मैंने उसके लिए कुछ भी विशेष नहीं किया था, या जितना कर रही थी वो मेरे लिए मायने नहीं रखता था। चिल्ली के पसंदीदा कामों में फिल्में देखने के साथ मेरे साथ कार में घूमना दूसरे स्थान पर था। घोर गरीबी भी उसकी किशोर उम्र के रंगीन ख्वाबों में बाधक नहीं बनती थी। टीवी पर वरुण धवन को देखते ही दीवानी हो जाती। आंटी आओ ना, देखो तो कितना स्मार्ट लग रहा है मेरा वरुण। और मैं उसे सारी आधुनिक ड्रेस साथ में ले जाकर खरीदवाती। मेरी झिल्ली भी जीन्स पहनकर शहरी तितली बनी मॉल में इटलाती चलती। वो उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जहाँ सपनों के पंख द्रुत गति से फड़फड़ाते हैं। मन बिजली से ज़्यादा चपल, धड़कन दूने आवेग से स्पंदित होती है। उम्र के इस रोमानी पायदान पर सपने गुलाबी, रातें रजनीगंधा और सुबह हर श्रृंगार हो जाती है। लेकिन अपने घर की लड़की में आया ये प्राकृतिक व स्वाभाविक गुलाबी बदलाव मुझे बुरा लगता था। आम भारतीय अभिभावक की तरह मैं उसकी श्रृंगारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रण में रखना चाहती थी। कई बार उस पर बेवजह नाराज हो जाती। दिन भर नाच गाना रोमांस देखती रहती है। चल कॉपी पुस्तक निकाल, उड़ीसा फ़ोन लगा और पता कर स्कूल में सिलेबस में कहाँ तक पहुँच गए हैं। मुझसे खून का रिश्ता न होकर भी उसका अधिकार भाव जताना बड़ा भला सा लगता। कभी मैं लैपटॉप में व्यस्त होती तो अचानक बनावटी गुस्से में तनक कर रौबदार आवाज़ में सवाल करती, मैडम जी। जब मुझसे कुछ गलती हो जाती थी तो मुझे आंटी की जगह मैडम जी ही बुलाती। कुछ याद है आपको, गैस पर चाय कितने घंटे पहले चढ़ाई थी? जाओ मैडम जी, बर्तन का हाल देखो, जलकर कोयला हो गया है। मैं अपनी गलती पर पर्दा डालती, उल्टा उस पर सारा दोष मढ़ देती। मैं तो कमरा बंद करके लैपटॉप पर काम कर रही थी, इसलिए बदबू नहीं आई। तू क्यों बेहोश होकर टीवी देख रही थी? तुझे जलने की महक नहीं आई? हम दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते। हर बहस में झिल्ली का अंतिम वाक्य होता, वो तो मैं हूँ ही, इसीलिए घर में बर्बादी नहीं मचती। आपका बस चले तो सब सत्यानाश कर दो। जब मैं गांव में रहती हूँ, जाने कितने नुकसान होते होंगे। उसके द्वारा नुकसान को नुकसान बोले जाने पर ठहाके लगाते हुए मैंने कहा, हाँ रानी बेटी, तेरे कारण ही नुकसान से बच जाते हैं। इतने अपनेपन के बाद भी एक दिन उसने मुझे उदास कर दिया। मेरे पास बैठी और अचानक मुंह उतार कर बोली, आप चाहे मुझे कितने भी अच्छे कपड़े पहनाकर घुमाओ, मैं आप लोगों जैसी नहीं दिखती। मैंने अपनी सहेलियों को बोलते सुना है, ये काम वाली है क्या? मेरा झुका चेहरा देख जोर से हंसने लगी। अरे छोड़ो, मुझे नहीं बताना चाहिए था कि मैंने आपके दोस्तों की बात सुन ली है। उसने चतुरता से विषय परिवर्तित कर दिया। आप तो मेरी शादी में जब उड़ीसा जाओगे तब हमारे गांव वाले मानेंगे कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। जब जब मैं गांव लौटती हूँ तो आपके दिए सामान देख आस पड़ोस वालों को यकीन नहीं होता कि कोई इतना सब कुछ बिना काम किए देता है। सच बोलते हैं, तू काम वाली बाई होगी उनके घर की। झिल्ली के साथ मुझे मालूम हुआ कि 5 किलो आटा, नहाने के 2 साबुन, 1 किलो शक्कर या 2 लीटर तेल खरीदना फिजूल खर्ची है। उड़ीसा में चावल की मुख्य उपज होने के कारण वहाँ रोटी की गिनती महंगी चीज़ों में होती है। झिल्ली को हमारे यहाँ उसकी पसंदीदा रोटियाँ मिल जाती थीं, लेकिन जुलू को चावल ही खाना पड़ता था। जब मुझे पता चला कि जुलू को घर पर रोटियाँ नहीं मिल पाती, तब उसके घर पर महीने का आटा भेजना शुरू किया। झिल्ली के साथ मॉल में अपने लिए कपड़ों की खरीदारी करना छोड़ दिया। उसके पीछे भी उसी का कहा एक वाक्य था, आंटी, आपकी एक ड्रेस की कीमत में हमारे गांव में दुल्हन के पूरे कपड़ों की खरीदारी हो जाती है। मेरा मन भीतर तक निर्दोष अपराध बोध से भर जाता। एक जिम्मेदार नागरिक अपने हिस्से का हर टैक्स पूरी ईमानदारी से भरपूर प्रसन्नता से भर रहा है, इस उम्मीद पर कि हमारे देश के भीतर की 2 दुनिया से ये अंतर खत्म हो। बावजूद इसके
तंत्र का भ्रष्टाचार इस खाई को भरने नहीं देता। झिल्ली की गरीबी देखते हुए उसके आगे खर्च करना एक गुनाह सा लगता। शायद उसके प्रति ये मेरा भावनात्मक लगाव था, अन्यथा लोग अपने घर काम करने वालों के आगे ही बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं। ड्राइवर के आगे ही उसके एक माह के वेतन के बराबर होटल में खाने के बिल का भुगतान करते हैं। झिल्ली 2-4 दिन में जब कभी हमारे घर से अपने प्लॉट में बने कमरे में जाती तो जुलू बहन को छेड़ने के लिए हाथ जोड़ मेज़बान की भूमिका निभाता। आइए आइए झिल्ली मेम साहब, खाना खा के जाइएगा झिल्ली मेम साहब। झिल्ली इतराती हुई वापस आ जाती। अपुन की आंटी अपुन का वेट कर रहा होगा खाने पे। झिल्ली कई बार मेरे लिए समस्या भी पैदा कर देती। उसकी शर्त थी वो खाना मेरे साथ ही खाएगी। मैं जब कभी एकांत में लिखती रहूं तो उसे अपूर्णता में छोड़ना नापसंद करती हूँ। अधूरे में छोड़कर वापस कलम संभालने में पहली बारी लय और कसावट खो जाती है। हाथ में कलम हो और ऐसे समय पर घड़ी घड़ी झिल्ली की मनुहार, चलो ना आंटी खाना खाएंगे। उसकी तेज भूख देख मुझे उठना ही पड़ता। मैं कभी मम्मी से फ़ोन पर बात करती रही तो अचानक पीछे से आकर फ़ोन छीन लेती। नमस्ते नानी, आप कब आओगे? यहाँ पर आंटी पतला होने के लिए 2 दिन से खाना नहीं खाई हैं। लो अब आप आंटी को डांट लगाओ। इतना कह फ़ोन मुझे पकड़ा कर दांत दिखाती भाग जाती। 7 साल से भी ज़्यादा वक्त का साथ एक लंबा अनुभव होता है। मुझसे जुड़ा कोई भी रिश्ता झिल्ली से अपरिचित नहीं था। मेरे पास आई 10 साल की झिल्ली अब 17 साल की हो चुकी थी। जब झिल्ली गांव जाती तो उसके बैग में शहरियों की नज़रों में हास्यास्पद समझे जाने वाले उपहार रख देती। आटे के पैकेट, वॉशिंग पाउडर, बिस्किट, पोहा, सूजी, तेल के पैकेट, सैनिटरी पैड। झिल्ली को गांव जाते समय पैसे ज़्यादा दो तो गांव के घर में रुपए रखने के लिए दोनों बच्चों के पास सुरक्षित जगह न थी। उड़ीसा के एक कमरे के घर में दिन भर के लिए ताला लगाकर जुलू और झिल्ली साइकिल से दूसरे गांव स्कूल जाते थे। जब जब झिल्ली को गांव के लिए विदा करती तो दिमाग में एक ही ख्याल आता, इस लड़की की शादी यहाँ ठीक ठाक कमा लेने वाले लड़के से हो जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी न सही लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हो जाए। चौकीदार ने भी कई बार अप्रत्यक्ष रूप से झिल्ली के भविष्य की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपने के इशारे किए। झिल्ली तो कान्हा का बहन है, अब हम तो बोलता है कि झिल्ली के बारे में उसका अंकल आंटी जाने, वही लोगों उसके माँ बाप हैं। सारी परिस्थितियों को देखते हुए झिल्ली को पास की एक बुटीक में सिलाई सिखाने की बात हो गई। अभ्यास के लिए हम कपड़े की भी खरीद लाए। झिल्ली ने कपड़ों पर सिलाई की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुझे लंबे वक्त तक लैपटॉप पर काम करता देख या ज़्यादा चाय पीने पर झिल्ली लगातार टोकती रहती, अंधे हो जाओगे आंटी किताब और कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर से। आंटी चाय पी पी कर पेट सुखा ले रहे हो। कई बार बेटे से उसकी तीखी झड़प होती, भाईजान दूसरों के सामने मुझे झिल्ली मत पुकारा कर। अगले ही पल फिर मिन्नतें करते हुए लहजा नरम कर करती, प्लीज़ भाईजान सबके आगे पुष्पा बुलाया कर। मेरे पास बैठ गांव के ढेर सारे किस्से आधी रात तक सुनाती। गांव में कैसे खेत के बंटवारे में आम के पेड़ वाले या नहर के तरफ वाले हिस्से को लेकर भाइयों में घमासान होता है। आंगन में छिड़े घरेलू झगड़े देखने लोग जलता चूल्हा छोड़ गलियों में भागते हैं। घर के भीतर चलती तीखी बहस में भाई भाई सास बहू के बीच ऊंची आवाज़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा हो तो उनके दरवाजे पर तब तक लोग डटे रहते हैं जब तक अंदर का ही कोई बाहर निकल चिल्लाकर भीड़ को न खदेड़े, क्या तमाशा लगा रखा है, जाओ अपने अपने घर। झिल्ली के गांव के कितने अनदेखे पड़ोसियों के मेरी कल्पना में स्पष्ट चेहरे बने हुए थे। आंटी इधर शहर में कितना अच्छा है, कोई एक दूसरे के घर आना जाना नहीं करते। हमारे घर में तो इंदूरी पीठा, चाकुली पीठा, पकाला बनाना शुरू करो तो खुशबू से लालची लोग आकर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। उधर शहर जैसा इतना रंग रंग का खाने का चीज़ नहीं है ना आंटी। बेर आम फल्ली को हम लोग साल भर के लिए सुखा लेते हैं, भूख लगने पर चगलते रहो। पोहा गुड़ को छिपा छिपा कर रखना पड़ता है, नहीं तो रिश्तेदार अपने हाथ से निकाल कर खा जाते हैं। मैं चुपचाप घोर दरिद्रता की कहानियाँ सुनने के बाद अक्सर सोचती कि सभ्यता की बातें भरे पेट ही संभव हैं।
उड़ीसा की बातों में खोई झिल्ली अनवरत बताती जाती कैसे खेत में सांप काटने की वजह से लोग मरते रहते हैं, कैसे पहाड़ी मंदिर के रास्ते पर लड़कियां अपने प्रेमियों से छिप छिप कर मिल आती हैं, कैसे जंगली हाथी खड़ी फसल बर्बाद कर देते हैं और कैसे अकाल पड़ने पर शादियां टूट जाती हैं। उड़ीसा के बड़े त्योहार कुआर पूर्णिमा पर कुंवारी लड़कियां पुच्ची खेलती हैं जिसमें झिल्ली हमेशा जीत जाती है। गांव में नवाखाई और यह रथ यात्रा में लाउड स्पीकर पर उड़िया गानों में लोग जमकर नाचते हैं। एक दिन मैंने जिद पकड़ ली, चल हमको भी गांव वाला नाच दिखा। रात 11 बजे यूट्यूब पर उड़िया गाना ढूंढकर लैपटॉप में बजाया गया। उड़ीसा से मीलों दूर इस शहर में अपनी मातृभाषा में गीत सुन झिल्ली बावली होकर नाची। गाने के बोल समझ में न आने के बावजूद कान्हा ने भी कूद कूद कर नाचते हुए उसे ज्वाइन कर लिया। हालांकि बेटे और झिल्ली में 36 का आंकड़ा रहता, फिर भी दोनों अलग नहीं रह पाते थे। झिल्ली अपने जोड़े पैसों से भाईजान के लिए राखी और मिठाई खरीदती थी। कान्हा की बेतरतीब किताबों को करीने से लगाना, उसके तोड़े खिलौनों का मुझे छिपकर हिसाब देना, ये सब झिल्ली के महत्वपूर्ण काम थे। कान्हा और झिल्ली की लड़ाई में अक्सर मैं झिल्ली का पक्ष लेती, महान बनने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि ज़्यादातर वो सही होती थी। कान्हा रुआंसा हो जाता, मम्मा आप तो उसी को सपोर्ट करती हो। रुक झिल्ली महारानी, अपने दोस्तों के आगे तेरे को झिल्ली बुलाऊंगा। स्कूल से लौटकर तुझे गंदे मुंह से सुंघाऊंगा तब तू सुधरेगी। झिल्ली और कान्हा में 9 साल का अंतर था, फिर भी कान्हा ने उसे कभी दीदी नहीं कहा। जुलू की देखा देखी हमेशा झिल्ली ही पुकारता। झिल्ली की तीव्र बुद्धि हमेशा घर की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सचेत रहती। रात में गेट लॉक हुआ कि नहीं, गार्डन में कितने केले फले हैं, बाई ने सफ़ेद कपड़ों में दूसरे कपड़ों का रंग चढ़ाकर चुपचाप सुखा दिया है, भाईजान किताबों के बीच टैब छिपाकर गेम खेल रहा है, मेरे स्टाफ के लड़के उसे घूरते हैं। ऐसी तमाम खुफिया जानकारी मुझे लगातार देती रहती। इन 7 सालों में मैं यह भूल चुकी थी कि झिल्ली के बिना मेरा जीवन कैसा था। कान्हा के बर्थडे पर चौकीदार ने भवन निर्माण स्थल में फेंकी हुई अनुपयोगी लकड़ियों से छोटी सी बुक शेल्फ बनाकर उपहार में दी। मैं उस परिवार से मिले अपनत्व से बंध गई थी या उनकी दीनता से उपजी करुणा करीब ले आई थी, मालूम नहीं। कान्हा द्वारा दिए गए संबोधन महारानी जी वाले का उत्तर झिल्ली हमेशा मातृवत स्नेह में देती। जी जनाब, फरमाइए भाईजान, क्या है अपुन का भाईजान। दिन भर घर की रौनक बनी दोनों की नोक झोंक में मुझे कई बार रेफरी की भूमिका निभानी पड़ती। कान्हा के कमरे से आवाज़ें बाहर तक सुनाई देती, सुन न भाईजान, तुम ऐसे बिस्तर में लेटकर चाय मत लिखा कर, लिखावट खराब होती है। तुम टेबल चेयर अर्थात टेबल चेयर पर बैठकर लिखा करो। हमारे गांव में तो किसी भी बच्चे के घर में पढ़ने के लिए टेबल चेयर नहीं है, हम लोग तो बोरा बिछाकर बैठते हैं। झिल्ली के गलत उच्चारण चेयर को कान्हा हंसते हुए सुधरवाता। झिल्ली महारानी चेयर नहीं चेयर बोलते हैं। झिल्ली हाथ जोड़कर सर झुका देती, भाईजान तुम्हारे आगे आज से अपन इंग्लिश नहीं झाड़ेगा। कान्हा हंस हंस कर उसके पीछे घूमता। झिल्ली महारानी प्लीज़ एक बार बोल अच्छे से, चेयर चेयर चेयर। लड़की झुंझला जाती, रहने दे बाबा, हम तो अब हिंदी में कुर्सी अर्थात कुर्सी ही बोलेंगे। कान्हा हंसते हंसते लौट जाता, झिल्ली महारानी कुर्सी नहीं कुर्सी बोलते हैं। झिल्ली रुआंसी हो जाती, आंटी देखो ना भाईजान मेरा मजाक बना रहा है। कान्हा को जब जब झिल्ली पर बहुत प्यार आता तो लाड़ में उसे उसके स्कूल के नाम पुष्पा से पुकारता। नहीं मेरी पुष्पा, मैं तो तुझे ठीक ठीक प्रोनाउंस करना सिखा रहा हूँ। कान्हा के मुंह से पुष्पा सुनते ही झिल्ली का सारा गुस्सा काफूर हो जाता। अगले 1-2 घंटे फिर दोनों के बीच समंदर से गहरा प्रेम होता। जुलू के आते ही फिर कान्हा और जुलू एक साथ हो झिल्ली को छेड़ने लगते। एक दिन दोपहर में झिल्ली ने बताया कि जुलू को बाफा, पिताजी को उड़िया में बाफा कहते हैं, हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके पैरों में सूजन है, डॉक्टर बोला है कि किडनी की कुछ बीमारी हो सकती है। किडनी की समस्या की भयावहता से अनजान झिल्ली इतनी बड़ी बात बहुत आसानी से बता रही थी।
मानो सर्दी जुकाम हो। किडनी में समस्या की बुरी सूचना मिलते ही मेरे आगे झिल्ली की माँ और जुलू का मासूम चेहरा घूम गया। साइकिल चलाने निकले जुलू के लौटने में ज़रा सी भी देर होने पर बोली माँ न होने की आशंका से रोने लगती। गांव में जुलू फ़ोन न उठाए तो घबराहट में चौकीदारिन की तबीयत खराब हो जाती। गांव से आने वाली ट्रेन का टाइम होने के बाद जुलू और चौकीदार को घर पहुंचने में आधा घंटा भी लेट हो तो झिल्ली से बोलकर मुझसे रेलवे इंक्वायरी में फ़ोन करवाती। झिल्ली ने कई बार मुझसे शिकायत भी की थी कि माँ जुलू को ज़्यादा प्यार करती हैं। झिल्ली ने आगे कहा कि बाफा ने जुलू की किडनी वाली दवाइयाँ नहीं खरीदी क्योंकि वो जुलू को झाड़ फूँक करवाने गांव ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही जुलू की बिगड़ती सेहत देखने में तुरंत उनके झोपड़े पहुंची। चौकीदारिन दीवार से टिकी मैली साड़ी के एक छोर से आंसू पोंछती जा रही थी। पस्त पड़ा जुलू झूल चुकी खाट में लेटा हुआ था। चौकीदार जुलू को गांव ले जाने के लिए एक पुराने झोले में कपड़े भर रहा था। मुझे देखते ही निढाल पड़ा जुलू कमजोरी के बावजूद किसी तरह उठकर बैठ गया। चौकीदारिन सुबकने लगी, देखो ना आंटी, जुलू का तबीयत कितना ख़राब हो गया। बड़ी मुश्किल से चौकीदार को राज़ी किया कि जुलू को गांव ले जाने से तबीयत और बिगड़ेगी। मैं खुद जुलू का अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी। दूसरे दिन हम पति पत्नी जुलू को हॉस्पिटल ले गए। जुलू के अनेकों टेस्ट के बाद खून में मामूली सा संक्रमण निकलने और किडनी पूरी तरह सुरक्षित होने पर राहत की सांस ली। नियमित दवाइयाँ लेते हुए जुलू को 2-4 दिन में ही स्वस्थ होकर फिर झिल्ली को मारने सड़क पर दौड़ता देख चैन मिला। यह आज से सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, जब एक दोपहर अचानक जुलू के जोर जोर से रोने की आवाज़ अंदर कमरे तक सुनाई दी। जुलू को इस तरीके से पहले कभी रोते नहीं सुना था। घर के अंदर न आकर गेट पर बाहर ही खड़ा रोता हुआ बदहवासी से झिल्ली को आवाज़ दे रहा था। झिल्ली घबराई सरपट दौड़ते बाहर निकली तो पता चला चौकीदार घर पर बेहोश हो गया है। मैं भी झिल्ली के पीछे 2-2 सीढ़ियाँ फांदती बाहर निकली। जुलू बावला हो चीख रहा था, आंटी पापा घर पर बेहोश पड़े हैं। संयोग ही था कि उस दिन मेरे पति घर पर ही थे। हड़बड़ी में हॉस्पिटल के लिए हमने तेज़ी से कार बाहर निकाली तो चौकीदार को उठाने उनके झोपड़े में गए तो देखा अकड़ कर खड़ा हो चुका था। बेचारी चौकीदारिन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इस शोर शराबे से सड़क पर आते आते लोगों ने भीड़ लगा दी थी। उसके साथ साथ तमाशबीनों को भी समझ में आ रहा था कि बच्चों के पिता की सांसें टूटते काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन सीना छलनी करता संसार का सबसे कठोर सत्य, पत्नी और बच्चों को कौन पाषाण हृदय कहे। अब तो केवल चौकीदार का निर्जीव शरीर ही ज़मीन पर पड़ा था। जब कोई अपना काल कवलित हो तो आदमी सत्य को नहीं स्वीकारता। हम बाहरी थे इसलिए तुरंत स्वीकार कर लिया कि चौकीदार की मृत्यु हो चुकी है। अगर एक पत्नी को औपचारिक स्वीकृति के लिए डॉक्टर ही चाहिए था। चौकीदारन मुझे देखती ही बुक्का फाड़ कर रोने लगी, आंटी हॉस्पिटल ले चलो, देखो झिल्ली के बापा का तबीयत कितना ख़राब हो गया। हाय रे औरत, अभी भी आस की कच्ची डोर थामे हुए थी। हम चाहते तो इस निष्प्राण शरीर के लिए सुविधाजनक एम्बुलेंस बुला सकते थे, मगर बिलखती चौकीदारिन की हॉस्पिटल पहुंचने की अधीरता दे कार में ही ले जाने का निर्णय लिया। सब कुछ जानते समझते हुए भी पतिदेव ने अकड़े हुए मृत शरीर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गोद में उठाकर गाड़ी में डाला। कार के पीछे की सीट में लंबे चौड़े चौकीदार की अकड़ी टांगें मुड़ नहीं रही थीं। कार का एक दरवाज़ा खुला ही था। उसी हालत में कार हॉस्पिटल की तरफ तेज़ गति से बढ़ने लगी। छाती चीरते खंजर सत्य को झुठलाते हुए चौकीदारिन और बच्चे रास्ते भर सिसकते और प्रार्थना करते रहे। मैं किसी तरह अपनी रुलाई रोके 1000 बार बुदबुदा चुकी थी, हे भगवान तूने क्या किया, हे ईश्वर इन गरीबों के लिए इतना बेरहम हो गया। बदनसीब परिवार हॉस्पिटल में चमत्कार की उम्मीद में रुदन के उफान को बांधे स्ट्रेचर के साथ दौड़ रहा था। आखिर डॉक्टर ने अंतिम परिणाम की औपचारिकता पूरी कर दी। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि मृत्यु तो 2 घंटे पहले ही हो चुकी है। आशा का आखिरी आधार टूट चुका था।
इतनी देर में अनिश्चितता में डूबती उतराती चौकीदारिन कटे पेड़ सी गिर पड़ी। अस्पताल के फर्श पर लोट लोट कर रोती झिल्ली, जुलू और माँ का क्या हाल था, बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। पता चला उस दिन चौकीदार की तबीयत सुबह से ही ख़राब थी और झिल्ली की माँ इलाज के लिए पैसे कमाने मजदूरी पर गई थी। मैंने झिल्ली से व्याकुलता में पूछा, पापा की तबीयत खराब थी, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई झिल्ली? भावहीन चेहरे से भीगी आंखें झुकाकर बोली वह, मेरा और भाई का तो खर्च उठाते हो, मैं आपको किस मुंह से बताती आंटी।